हेलो मित्रों, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए क्लास 12th बायोलॉजी का, जो आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, लैमार्कवाद और डार्विनवाद। इस टॉपिक पे आज चर्चा होने वाली है आप हमारे इस वीडियो में आप सभी के साथ में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लैमार्कवाद के बारे में समझते हैं। ठीक है, लैमार्कवाद जो आपके वैज्ञानिक हुए हैं, एक लैमार्क वैज्ञानिक हुए जो जिन्होंने आपके वंशागत लक्षणों के बारे में और उपार्जित लक्षणों के बारे में जो आपका बताया हुआ है। और आपका ये चैप्टर जो है जैव विविधता, तो आपका जो चैप्टर ये जैव विविधता है, आपका ये चैप्टर जो है जैव विकास के सिद्धांत, इसमें एक टॉपिक आपका दिया गया है लैमार्कवाद और डार्विनवाद। फिलहाल हम आज इस वीडियो पे लैमार्कवाद पर चर्चा करने वाले हैं, उस पर कुछ आपसे हमारा वार्तालाप होगा और हम उनके जो तथ्य हैं उन पर कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें कैसे आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, इसमें तो आप उसको कैसे लिखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है, तो आप कैसे उस क्वेश्चन का जवाब देंगे उसको। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें लैमार्कवाद पर चर्चा करते हैं। पहले तो अगर लैमार्कवाद को आपको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, तो क्या करेंगे आप, छोटी सी परिभाषा आपको याद रखनी है। क्या? फ्रांस के वैज्ञानिक डी लैमार्क, एक फ्रांस के वैज्ञानिक हुए हैं डी लैमार्क, इन्होंने सबसे पहले जो है जैव विज्ञान की परिकल्पना का एक सिद्धांत दिया। डी लैमार्क जो हुए हैं, उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम सबसे पहले जो है जैव विज्ञान की परिकल्पना के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे लैमार्कवाद का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है। जिसे लैमार्कवाद का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है। तो इन्होंने इसमें ये बताया हुआ है क्या कि कुछ जीव ऐसे हैं, जैसे कुछ जीवों में जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जाती है। उपार्जित का मतलब क्या है, जिन्होंने जन्म के पश्चात कुछ लक्षणों को ग्रहण किया हुआ है, वो लक्षण उनके आगे आने वाली जनरेशन में क्या हो गए, आनुवांशिक हो गए, उनके आने वाली जनरेशन में आनुवांशिक हो गए। वही ये बता रहे हैं क्या, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो इस सिद्धांत से आपका ये हम इस लैमार्कवाद में इस पे चर्चा कर रहे हैं। क्या इन्होंने क्या बताया कि जो है कुछ लक्षणों में जो कुछ जीवों में उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति होती है, वो इन्होंने बताया हुआ है। हालांकि अभी हम कुछ और वैज्ञानिक आगे पढ़ेंगे, इसमें वैज्ञानिकों का नाम, जो इनके कुछ समर्थन करते हैं तो कुछ इनका विरोध करते हैं, कुछ आलोचनाएं देते हैं तो कुछ इनके समर्थन में भी तथ्य देते हैं। तो आलोचनाओं को भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इनके जो समर्थन में वैज्ञानिक हुए उनके बारे में भी हम इस पे जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं इसमें। क्या कि इन्होंने बताया क्या कि वंशागति के उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति होती है, इसके लिए उन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है। इन्हें बताया कि उपार्जित लक्षण होते हैं, बाद में जन्म के पश्चात जो लक्षण ग्रहण कर लेते हैं उनकी भी वंशागति हो जाती है, ऐसा आपके लैमार्क कहते हैं। तो इनसे तथ्य कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इनकी एक पुस्तक, इस पुस्तक में उन्होंने ये सब लिखा हुआ है। तो इनकी एक पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक है, जिसमें उन्होंने 4 मूल आपके धारणाएं प्रस्तुत की हुई हैं। 4 मूल आपके धारणाएं, 4 मूल तथ्य दिए हुए हैं, जिस पर उन्होंने बताया इस तरीके से उनकी वंशागति आगे निरंतर चलती है। तो आइए उन तथ्यों पे बात करते हैं, जो आपके 4 तथ्य हैं उन पर बात करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला तत्व आपका रहने वाला है, पहला तथ्य इसमें क्या है, बड़े होने की प्रवृत्ति। बड़े होने की प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, यहां पर देखिए, क्या वातावरण में परिवर्तन के कारण शरीर के अंगों में वृद्धि जो होती है, वातावरण के परिवर्तन के कारण शरीर के अंगों में जो वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं क्या, बड़े होने की प्रवृत्ति के बारे में। प्रवृत्ति का अर्थ मतलब यहां पर यह है क्या, वातावरण के कारण जो उनके शरीर में और संरचना में
जो परिवर्तन होता है, मतलब अंगों में जो परिवर्तन होता है वो। दूसरा पॉइंट बताते हैं आपका, दूसरा ये मूल इनकी धारणा क्या है, ये बताते हैं वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण का सीधा प्रभाव, इससे क्या होता है, इनके जीवों में, जिन जीवों पर इसका प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, उनके स्वभाव व संरचना में परिवर्तन, स्वभाव व संरचना में परिवर्तन हो जाता है उनका। ठीक है, और ये लैमार्क कहते हैं कि ये पादप पर सीधा प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव दिखता है, जंतुओं पर इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, तो पादप पर क्या कहते हैं, सीधा प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, और जंतुओं पर अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, आगे आइए, अगला तथ्य इनका यह है कि अंगों के उपयोग व अनुपयोग। इसका निष्कर्ष यहां यह निकलता है, अंगों का उपयोग व अनुपयोग। लैमार्क के अनुसार जिन अंगों का प्रयोग निरंतर किया जाता रहता है उन अंगों में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाती है, और जिन अंगों का उपयोग जो है, प्रयोग करना मतलब जिन अंगों को यूज में लेना बंद कर दिया जाता है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, मतलब वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, उन अंगों के सिर्फ अवशेष ही रह जाते हैं। तो ये आपके लैमार्क कहते हैं क्या, कि जिन अंगों का निरंतर प्रयोग किया जाता है, यूज किए जाते हैं, निरंतर इनका जो है उपयोग में लिए जाते हैं, जो उनके अंगों के लंबाई में, संरचना में, उनमें जो है परिवर्तन हो जाते हैं, अर्थात उनकी लंबाई बढ़ जाती है, ग्रोथ कर जाते हैं वो, कहने का मतलब ये। और जिन अंगों का उपयोग नहीं किया जाता है वो आपके क्या होते, धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। इसके लिए वो बताते हैं कि किसी भी जीव में आप अवशेषी अंगों को अगर देखते हैं, कोई अवशेषी अंग अगर पाया जाता है, तो उसका मतलब ये है कि कभी उसके वो अंग जो है वृद्धि किया होगा, उस अंग को जो है पूर्ण रूप से उसकी वृद्धि हुई होगी, रही होगी, वो धीरे धीरे विलुप्त हुआ है। जैसे मनुष्यों में आपकी जो पूंछ का ये अवशेष हैं, वो बोलते हैं कि पहले बोला जाता है कि मानव जो है बानर से बना हुआ है, तो बानर जो है मानव से पर मानव के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो बानर की तो पूंछ हुआ करती थी, बंदरों की जो पूंछ हुआ करती थी, लेकिन मनुष्यों के बनते बनते हमारा धीरे धीरे वो जो बताते हैं कि पुच्छ जो है धीरे धीरे अवशेषी रूप में रह गई है। तो ये आपके उपयोग बताते हैं, अंगों का उपयोग और अनुपयोग के बारे में। तो अगला इसका लास्ट और अंतिम जो धारणा है, जो आपके लैमार्क जी ने बताई हुई है, वो क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताया था क्या, कि जो लक्षण उन्होंने बाद में ग्रहण कर लिए और धीरे धीरे बाद में उनकी क्या वंशागति, मतलब वही लक्षण उनकी आने वाली संतानों में दिखने लगे, ये आपकी उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहलाती। तो क्या इसमें बताते हैं क्या, अंगों के उपयोग व अनुपयोग से प्रकट लक्षण, मतलब जिन अंगों का प्रयोग किया जाता रहा लगातार वो अधिक प्रकट होने लगे, और जिनका प्रयोग करना बंद कर दिया गया वो आपके धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। तो ये आपके कहते हैं क्या, जो चार अवधारणाएं दी हुई हैं उनकी क्या, पहले तो बड़े होने की प्रवृत्ति, मतलब अंगों के, शरीर के अंगों के बड़े होने की प्रवृत्ति। वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण का सीधा प्रभाव का मतलब उनके स्वभाव एवं संरचना में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो, और अंगों का उपयोग और अनुपयोग, उपयोग किया जाता रहता है जिन अंगों का, उनमें वृद्धि, और जिनका करना बंद कर दिया जाता है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से लास्ट आपका अंतिम इनकी धारणा ये बताते हैं क्या, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति मतलब बाद में अर्जित किए हुए लक्षणों को धीरे धीरे उनकी जनरेशन में देखने का, इनकी जनरेशन में निरंतर वंशागत होने का जो लक्षण होता है वो आपकी उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहलाती है। ठीक है, अब आइए इन्होंने इस चीज को दो उदाहरण देकर के बताया हुआ है, वो उदाहरण पे बात करते हैं। बहुत प्रचलित इनके उदाहरण हैं, जो आपको एक अफ्रीकी जिराफ, एक तो इनका क्या है, अफ्रीकी जिराफ को लेकर के, अफ्रीकी जिराफ की गर्दन की लंबाई को लेकर के और उनके आगे के पैरों की लंबाई को लेकर के एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है इन्होंने। तो लैमार्क कहते हैं कि पहले जो जिराफ हुआ करते थे, कई वर्षों पहले, कई हजारों वर्षों पहले जो जिराफ हुआ करते थे, वो पहले ना तो उनकी गर्दन लंबी हुआ करती थी और ना ही आगे के जो पैर होते हैं वो लंबे हुआ करते थे। ये कहते हैं कि जब
अफ्रीकी ये जिराफ के बारे में एग्जाम्पल है। तो ये कहते हैं जहां पर अफ्रीका में जब जो है वातावरण के कारण जमीनी घास खत्म हो गई, सिर्फ लंबाई वाले पौधे, ऊंची लंबाई वाले वृक्ष ही शेष रह गए, तो ये कहते हैं कि जो छोटी गर्दन भी जो जिराफ हुआ करता था वो भी छोटी गर्दन का ही पहले हुआ करता था। तो ये जो है जब घास खत्म हुई यहाँ पर, तो ये जिराफ ने अपना जीवन को बचाए रखने के लिए या अपने जीवन यापन के लिए इन्होंने क्या किया, घास तो खत्म हो चुकी थी तो उन्होंने क्या किया, पेड़ की पत्तियों पर निर्भर होना शुरू कर दिया, मतलब पेड़ की पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि पेड़ की पत्ते, पेड़ तो ऊंचे हुआ करते हैं और इनकी गर्दन छोटी हुआ करती, पैर भी छोटे हुआ करते, लेकिन निरंतर प्रयास करने के बाद, कई पीढ़ियां गुजरने के बाद इनकी जो है धीरे धीरे बाद में इनकी जो पैरों में और गर्दन में वृद्धि होती रही और यही लक्षण धीरे धीरे वंशागत चलता रहा। और एक समय ऐसा आया कि जो है अब जिराफ लंबी गर्दन और आगे के पैर जो है उनके लंबे होते हैं। तो लैमार्क ये कहते हैं कि यो उपार्जित लक्षणों की ही वंशागति है, जो जिराफ अब लंबी गर्दन के और उनके अगले पैर जो है लंबे हुआ करते हैं। तो ये इनका प्रचलित है एग्जाम्पल, आपका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहता है, जहां पर भी आप लैमार्क का नाम सुनेंगे तो ये एग्जाम्पल और जरूर सुनेंगे। इसी के साथ में दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने बताया, दूसरा उदाहरण बताया, सांपों के पैरों का विलुप्त होना। सांपों के पैरों का विलुप्त होने का मतलब यही है कि देखिए, हमने इसमें थ्योरी नहीं लिखी हुई है, जो हम बोल रहे हैं वही इसमें थ्योरी है, वही सारा कुछ आपके एग्जाम्पल्स में दिया गया है, बताया गया है इसमें। तो उसको जरा ध्यान से सुन लें, और लैंग्वेज में कुछ मिस्टेक्स हो तो मैं एक बार फिर से इसको जो है रिवाइज कर दूंगा पूरा एग्जाम्पल आपका। तो फिलहाल आपको ये बताते हैं, आपको सांपों के पैरों का विलुप्त होना। लैमार्क जिस तरीके से हमने बताया, लैमार्क कहते हैं क्या कि सांपों के भी पहले रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनकी भांति उनके भी पैर हुआ करते थे, लेकिन बिलों में जाने और आने में और झाड़ियों में रेंगने से उनको क्या होती थी, उन पैरों के कारण तकलीफ होती थी, जिसके कारण क्या हुआ, इन्होंने उन पैरों का प्रयोग करना बंद कर दिया और धीरे धीरे कई पीढ़ियों के बाद ये जो सर्प होते हैं अब वो बगैर पैरों के ही उत्पन्न होने लगे, बगैर पैरों के ही अब वो होने लगे सर्प जो हैं आपके। तो ये आपके एग्जाम्पल देते हुए लैमार्क जी कहते हैं क्या कि जिराफ की गर्दन के लेकर के एक इन्होंने एग्जाम्पल और सांप के पैरों को लेकर के दो प्रचलित एग्जाम्पल दिए। बहुत ज्यादा इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिए, इसीलिए इनकी आलोचनाएं भी होती हैं, विरोध भी होता है, अपवाद भी लोग देते हैं इनके लिए, तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आगे अब इनके बात करते हैं समर्थन में। कुछ वैज्ञानिक जो है इनका समर्थन करते हैं तो कुछ विरोध करते हैं। देखिए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप कोई भी चीज को, मतलब कोई भी वैज्ञानिक किसी भी चीज के लेकर के तथ्य देता है तो उसके अपवाद जरूर ही कुछ ना कुछ होंगे। तो वही आपके लैमार्क से भी संबंधित है, उसके बारे में इन्होंने भी बताया हुआ है। तो पहले उन वैज्ञानिकों को पढ़ते हैं जो इनका समर्थन करते हैं, फिर उसके बाद उन वैज्ञानिकों को पढ़ते हैं जो इनका जो है विरोध करते हैं, आलोचनाएं करते हैं। फिर उन्होंने भी अपने सिद्धांत दिए, जिन्होंने आलोचनाएं की उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, उन्होंने कुछ थ्योरी दी, उस पर आप बात करेंगे। आइए तो जो वैज्ञानिक इनका समर्थन करते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। समर्थन के बारे में चर्चा करेंगे। एक सुमनरो नामक वैज्ञानिक हैं जो क्या करते हैं, चूहों का प्रयोग करके इन्होंने एक इनका जो है समर्थन किया, चूहों का प्रयोग करके। अब इन्होंने चूहों का प्रयोग करके समर्थन कैसे किया, देखिए इन्होंने क्या किया, चूहों का जो है वातावरण, जैसे कुछ चूहों को उन्होंने क्या किया, गर्म वातावरण में रखा और कुछ चूहों को ठंडे वातावरण में रखा। तो जो ठंडे वातावरण में चूहे थे तो उनके कर्णपल, मतलब कान जो है, कानों की लंबाई जो गर्म वातावरण में चूहे रहते थे उनसे अधिक होती। यही लक्षण उनकी वंशागति में भी दिखता है, मतलब आगे आने वाली जनरेशन में होती जो जनरेशन उसमें भी दिखता है। तो यही चीज ये कहते हैं कि लैमार्क ये स्पष्ट कहते हैं कि जो इनके उपार्जित लक्षणों की वंशागति लक्षण जो होते हैं वो वंशागत होते हैं। तो ये इन्होंने चूहों को लेकर के आपके सुमनरो नामक जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने चूहों का प्रयोग करके एक बताया। एक दूसरे वैज्ञानिक हुए मैकडूगल, इन्होंने भी चूहों का प्रयोग करके एक आपको जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, चूहों से संबंधित इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इन्होंने जो चूहों से संबंधित एग्जाम्पल दिया है उस पर हम आपको बताते हैं इन्होंने क्या बताया। देखिए क्या है कि इन्होंने
क्या किया, लगातार कई पीढ़ियों को, चूहों को क्या किया गया, लगातार कई पीढ़ियों के चूहों को एक ही रास्ते से गुजारा, एक ही रास्ते से बार 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 गुजारा गया, जिससे क्या हुआ कि लगभग इन्होंने ऐसा लगभग 45 चूहों की लगभग 45-46 पीढ़ियों तक ये किया। तो आगे आने वाली जनरेशन अपने आप ही इतना व्यस्त हो गई कि हमें इसी रास्ते से आना है। तो ये एक एग्जाम्पल वो निकाल करके देते हैं, कहते हैं कि लैमार्क सही कहते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति दिखती है। तो उन्होंने जब उसी रास्ते से गुजारा तो लगातार 45 चूहों की पीढ़ियों को लगातार उन्होंने उससे गुजारा, तो आगे आने वाली जनरेशन खुद ब खुद और बगैर उनके समर्थन के ही उसी रास्ते से गुजरना प्रारंभ कर देती है। तो ये एग्जाम्पल आपके ये देते हैं कौन, मैकडूगल, मैकडूगल वैज्ञानिक, ये आपका समर्थन में देते हैं आपके लैमार्कवाद के समर्थन में। और एक और आपके वैज्ञानिक जिन पर चर्चा करेंगे, पैवलोव, पैवलोव का कुत्तों का प्रयोग, पैवलोव का कुत्तों का प्रयोग। देखिए पैवलोव ने क्या किया, ये बताते हैं कि लगातार अगर हम कुत्तों की जो पीढ़ी होती है उसे घंटी बजाकर खाने से बुलाएं, तो इन्होंने यही किया, ये एग्जाम्पल दिया, क्या लगातार घंटी बजाने से कुत्तों को बुलाना प्रारंभ किया, जिससे घंटी बजे वैसे ही कुत्ते के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि हमें खाने के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये चीज इन्होंने किया और स्पष्ट किया, और कई पीढ़ियों तक इन्होंने ये जो है लगातार प्रयोग अपना रखा और आगे ये कारगर साबित हुआ। इन्होंने फिर वही चीज बताया कि कुत्ते को घंटी बजाकर बुलाने से उसके दिमाग में ये चीज सेट कर दी गई कि ये जो है खाने के लिए बुलाया जाता है कुत्ते को जब भी घंटी के लिए। तो ये लगातार कई पीढ़ियों तक किया, फिर आगे आने वाली उनकी जनरेशन खुद ब खुद अभ्यस्त हो गई इसमें। तो ये बताते हैं यही उपार्जित लक्षणों की जो है वंशागति है, जो लगातार पीढ़ियां चलती रहती हैं तो आगे आने वाली जनरेशन में खुद ब खुद वो लक्षण दिखने लगते हैं। तो ये आपके समर्थन में थे सारे वैज्ञानिक हमने बताए, और भी इसके अलावा भी हैं, हमने आपको प्रचलित जो रहते हैं ज्यादा 3-4 आपको बताए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी आलोचनाओं पर। कुछ वैज्ञानिक आलोचनाएं भी करते हैं। एक आपके वैज्ञानिक हैं बीजमान, वैज्ञानिक हैं बीजमान, जो उनकी आलोचना करते हैं। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए इसके लिए आलोचना में इनके, और ये भी कहा कि इसलिए भी इनके तथ्य गलत हैं लैमार्कवाद के, लैमार्क जी के, क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांतों पर कोई भी एग्जाम्पल, सिद्धांत तो दिया लेकिन बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए, उदाहरण नहीं दिए, प्रयोग नहीं किए खुद उन्होंने, तो इस कारण जो है इनकी आलोचनाएं होती। तो आइए उन पर भी थोड़े बीजमान के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, इस पर आलोचनाएं आपको बताते हैं। तो आलोचनाओं में ध्यान रखेंगे क्या, आलोचना देखिए करने का सबसे बड़ा एक कारण ये है कि जो सिद्धांत दिया हुआ है, उन्होंने, लैमार्क जी ने जो सिद्धांत दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांत की पुष्टि नहीं की, अपने सिद्धांत की पुष्टि नहीं की। पुष्टि करने का मतलब क्या, उन्होंने इससे संबंधित बहुत ज्यादा उदाहरण या प्रयोग नहीं दिए हुए हैं, इन्होंने इससे संबंधित प्रयोग नहीं दिए हुए, एक कारण इनका ये भी बनता है। तो आलोचनाओं में एक वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखेंगे आप, क्या, बीजमान, ये जर्मन के वैज्ञानिक हैं बीजमान। तो इन्होंने क्या किया, आलोचना के लिए इन्होंने ये बताया है, इन्होंने एक प्रयोग किया और लगभग कई पीढ़ियों तक प्रयोग किया, और कई पीढ़ियों तक क्या किया, चूहों की पूंछों को काटना प्रारंभ कर दिया, और कई पीढ़ियों तक ये काम लगातार किया उन्होंने, निरंतर चलता रहा। लेकिन ऐसा उनको बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि आगे आने वाली संतति में पूंछ विलुप्त हो रही। विलुप्त होना तो छोड़िए, ये कहते हैं कि उसकी लंबाई तक में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागति आप जो बता रहे हैं, लैमार्क जी बता रहे हैं, वो गलत साबित करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं, अपवाद है ये, या इसकी आलोचना करते हैं। अगर ऐसा होता तो कह रहे हैं कि हमने कई पीढ़ियों तक के चूहों की पूंछ काटी और निरंतर लगातार ये काम चलता रहा हमारा, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन जो थी उसकी पूंछ पर लंबाई जो है, पूंछ का विलुप्त होना तो छोड़िए, लंबाई तक पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही आलोचना करते हैं आपके ये बीजमान वैज्ञानिक। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे क्या, बीजमान ने के एक प्रयोग द्वारा जिन्होंने क्या किया, चूहों की कई पीढ़ियों तक उनकी पूंछ को काट करके उनका संकरण कराते रहे, और इन्होंने आगे आने वाली जनरेशन में ये देखा कि उनकी पूंछ पर विलुप्त होना तो दूर की बात, उनकी पूंछ पर कोई भी लंबाई में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही कारण है कि बीजमान आलोचना करते हैं, और इससे संबंधित फिर वो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं आपके, बहुत सारे एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर हम ये एक तो एग्जाम्पल आपका यही हो गया
कहते हैं कि अगर कोई पुरुष जो है जीवन भर अपनी सेविंग करता है, जीवन भर सेविंग करता है, तो भी इसके आने वाली संतति जो है, मतलब इसे बगैर मतलब बिना दाढ़ी वाले पुत्र पैदा नहीं हो सकती, बिना दाढ़ी वाले पुत्र पैदा नहीं हो सकते अगर जीवन भर भी सेवन करे। तो ये भी तो एक प्रयोग है, निरंतर काम चलता रहा, निरंतर काम चलता रहा, इन्होंने प्रयोग चलाते रहे, लेकिन आगे उसका रिजल्ट तो दिखा नहीं। एक एग्जाम्पल आपके बीजमान ये देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये कहते हैं कि भारत में जो है महिलाओं के नाक कान छेदने की प्रथा कई वर्षों से चल रही है, कई सदियों पुरानी है ये भारत में कान नाक छेदने की प्रथा, लेकिन अभी तक कहीं पर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि कोई भी आपकी महिला, कोई भी स्त्री या कोई भी बालिका जन्म से ही उसके कान और नाक में छिद्र हो, मतलब कान नाक छिदे हुए हो, अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। तो आलोचना करते हैं ये, एक आप ये ध्यान रखेंगे आलोचना में तथ्य। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये बताते हैं क्या कि चीन में क्या होता है कि लड़कियों के पैर को छोटा रखने के लिए लोहे के जूते पहनाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल यही बताते हैं, आपके बीजमान वैज्ञानिक कहते हैं, इनके ही तथ्य हैं। बता रहे हैं क्या कि चीन में लड़कियों के पैरों को छोटा रखने के लिए लोहे के जूते रखे जाते हैं, लेकिन जन्म के समय उनके पैर सामान्य बच्चे की ही तरह होते हैं, जैसे अन्य बच्चों के होते हैं उसी की तरह होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उपार्जित ये लक्षण जो है लगातार चल रहा है ये काम, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा आपको जनरेशन में। तो इसका ये भी आपकी ये आलोचना करते हैं, बताते हैं आपके। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं कि जैसे लोहार जो होता है उसकी मसल्स जैसे बनती हैं, हथौड़े चलाते चलाते उसकी मसल्स जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। अब जरूरी नहीं है कि उसकी संतान में भी ये लक्षण दिखे, कि उसकी संतान की भी मसल्स वैसी हुई हो जैसे उसके पिता की हो। वैसे ही एक पहलवान को लेकर के एग्जाम्पल देते, जैसे पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि पहलवान ही हो, उसके जैसे ही मसल्स हो उसके। तो ये सारे आपके आलोचनाएं के तथ्य हमने बताए, कुछ 4-5 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे इसको। अगर इसको वीडियो को जैसे ये पॉइंट आपको देखना है तो वीडियो को रोक करके आप आराम से लिख सकते हैं इसको, और हाँ दोबारा से देख सकते हैं इसको, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो है कहते हैं कि हाँ उन लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो सकती है, उन लक्षणों की उपार्जित, जो उपार्जित लक्षण हैं, ऐसे उपार्जित लक्षण जो क्या है उनके गुण सूत्रों में परिवर्तन करते हैं, उनके गुण सूत्रों में, जिस भी जीव पर है उसके गुण सूत्रों में परिवर्तन कर दें, उनके गुण सूत्रों में परिवर्तन कर दें, तो उन लक्षणों की वंशागति हो सकती है, उन लक्षणों की वंशागति हो सकती है, वंशागति हो सकती है, लेकिन उनकी तो नहीं हो सकती, कहते हैं जो उनके गुणसूत्रों में परिवर्तन नहीं करते। अर्थात जनन द्रव्य जो होता है जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक उनके लक्षणों में भी कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। मतलब गुणसूत्रों में परिवर्तन होना अति आवश्यक है अगर उनके जनरेशन में आगे अगर परिवर्तन देखना है तो। अगर जब तक गुणसूत्रों में परिवर्तन नहीं होता है तब तक उनके आगे संतति में वो उसका कोई उपार्जित लक्षण का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। ये कहते हैं आपके वैज्ञानिक बीजमान, जो कि जर्मन के वैज्ञानिक आलोचनाओं के लिए। इन्हीं के सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने बाद में नव लैमार्कवाद के नाम से प्रचलित किया। नव लैमार्कवाद जो आपके बीजमान वैज्ञानिक हैं, हालांकि इनकी भी आलोचनाएं हैं, बहुत सारी तथ्य दिए हुए हैं आलोचनाएं की। जैसे ये कहते हैं केवल जनन कोशिकाओं से संबंधित भिन्नताओं की ही वंशागति होती है, ये आलोचना इनकी कहते हैं। तो इनकी भी बहुत सारी आलोचनाएं आपकी तथ्य से बनती हैं। नव लैमार्कवाद जो है वो इन्हीं के सिद्धांत, इन्होंने जो थ्योरी दी, कहा क्या उपार्जित लक्षण तब तक वंशागत नहीं हो सकते हैं जब तक वे जीव के गुणसूत्रों में परिवर्तन नहीं कर देते। तो यही इनकी जो है नव लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। तो आज का टॉपिक फिलहाल इतना ही रहता है, यही खत्म करते हैं इसको। लंबा सा टॉपिक आपका आज का, और इसके अपोजिट में एक और हम आपको वीडियो बनाएंगे इसके, जो आपका डार्विनवाद, नाम सुना होगा आपने, चार्ल्स डार्विन जो नाम है, उन पर जो है एक वीडियो हम करेंगे, इस पर भी शूट और अपलोड करेंगे इसको बिल्कुल।
ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं आपके लैमार्कवाद और डार्विनवाद, एक साथ अंतर पूछे जाते हैं इनमें। तो आप जब दोनों को आप पढ़ लेंगे तो अंतर स्पष्ट कर लेंगे इसको। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें और उनसे भी कहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आपके बोर्ड से संबंधित ये क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से संबंधित क्लास 12th बायो के हैं मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।